हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस वन चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए लगातार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या क्विक रिवीजन सीरीज है या फिर अब हाल फिलहाल हम डिस्कशन कर रहे हैं जो यूपीपीसीएस ने भी हाल फिलहाल जो पेपर कराए थे, यानी कि जो आपका आरओ का पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद से जो दोबारा से कुछ पेपर हुए हैं। कल हमने उसमें जो यूपीपीसीएस ने जो स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक, यानी कि कल हमने यूनानी कराया था और आज हम आयुर्वेदिक वाले पेपर को देखेंगे। इसमें आपके जीएस के 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो सी सेट के हैं, बाकी आपके जनरल स्टडीज जिसमें आपका स्टैटिक और करंट अफेयर भी है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जिस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखा है, उसको प्यार दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सेकंड पार्ट भी उसी तरह से आपको अच्छा लगेगा और आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप इसको भी देखें और सिर्फ देखें नहीं, आप इसको समझिए। अपने अगर कहीं नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाइए और इसको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए यूज़ कीजिए। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं आगे। देखिए, ये आज का जो पेपर है यूपीपीएससी ने जो कराया था स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक के लिए, इसमें है आपके 30 क्वेश्चन जीएस के हैं। हम उसको डिस्कशन करते हैं। इस पे जो देखिए जो मार्क है ना, जो भी मार्क है वो चीज़ है जो यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की है उसके द्वारा उसको मार्क किया गया है। 1-2 क्वेश्चन में डाउट है, उस पे भी मैं आपसे अपनी साइड से एक्सप्लेनेशन दूंगा और वो मेरी साइड से नहीं होगा, वो एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स होगी जहां से मैं ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगा। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने मैच द फॉलोइंग कराया था आपके रेवोल्यूशंस के बारे में, और वही मैंने कहा था कि एक रेवोल्यूशन है जो आप मतलब एक नहीं, मैंने 2-3 बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। जिसमें से एक था ब्राउन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं आपका बादामी क्रांति, और एक मैंने कहा था गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर हो गया जूट के लिए, एंड सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो हो गया कॉटन के लिए, और एक था राउंड रेवोल्यूशन जो है आलू के लिए। तो देखिए ब्राउन यहीं पर है, आपका जो बादामी जो हो गया आपका, तो बादामी ये जो है ये किसके लिए है, आपका लेदर और कोकोआ। या फिर इसको अगर आप देखें तो एक बहुत, मैंने इसको डिटेल में जाके देखा तो जो सॉइल क्वालिटी है, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए भी ब्राउन रेवोल्यूशन को यूज किया जाता है। फिलहाल अभी हम देखते हैं जो रेड रेवोल्यूशन है वो है आपका टोमेटो, यानी कि जो आपका टमाटर है और आपका जो मीट है उससे जुड़ा हुआ है। ब्राउन रेवोल्यूशन ये है। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो प्रॉन कल्टीवेशन और अनियन, यानी कि प्रॉन मीन झींगा, और आपका अन्य प्याज, झींगा और प्याज से जो जुड़ा हुआ है वो है आपका पिंक रेवोल्यूशन। तो आंसर यहाँ पर ऑयल सीड वाला आपका डी आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो बस मैंने वो कल वाला आपको रिवाइज कराया थोड़ा सा, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट जो है वो है बेसिकली 5 ईयर प्लान के बारे में। अब देखिए अगर आप पेपर उठा लें यूपीपीसीएस का, तो ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का। जब वो 5 ईयर प्लान के बारे में पूछते हैं, कभी तो पूछ लेगा कौन से प्लान में क्या कहा गया है, कभी उस प्लान से कौन एसोसिएटेड है, कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन सा प्लान कब से कब तक के लिए था, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए गए हैं वो उसके बारे में। कई बार के फाइनल डिसीजन कौन सी अथॉरिटी लेती थी वो भी, कई बार के प्लान को अप्रूव कौन करता था तो वो भी क्वेश्चन है। पहले था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अब उसको अबॉलिश, मतलब आपका प्लानिंग कमीशन ही अबॉलिश हो गई है, अब है नीति आयोग जो कि रिकमेंडेटरी है और जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो 5 ईयर प्लान है, गाडगिल योजना कौन से 5 ईयर प्लान में था। तो गाडगिल जो है वो आपका 3rd में था, लेकिन हमें सिर्फ इतना तो देखना नहीं है कि ऐसे अगर 3rd ही देखना होता तो आप लोग इस पेपर आपके पास, आंसर की आपके पास, लेकिन अब वैल्यू एडिशन हम क्या करा सकते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों का रिविजन कराऊंगा। तो जो आपका पहला है, आपका फर्स्ट प्लान वो बेस था हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर। हैरोल्ड डॉमर, ठीक है। जो सेकंड है वो पीसी महालनोबिस मॉडल। अब पहले में एग्रीकल्चर और प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरे में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो तीसरा है आपका 3rd वो था आपका गाडगिल
गाडगिल योजना, गाडगिल फॉर्मूले पर बेस्ड था, गाडगिल फॉर्मूला। ठीक है। और फोर्थ फिफ्थ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो थी गरीबी हटाओ के बारे में। फिर इसी तरह से आप 6 7 देखेंगे। एक जो चीज है जो थोड़ी सी मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, जो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो है बेसिकली, अगर आप देखें तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ 1966 से लेकर 69, 1978 से लेकर 80 और 1990 से लेकर 92, ये था आपका एनुअल प्लान। देखिए मैं इसमें अब आप लोगों को मैं क्या बोलूं भाई, देखिए मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है, ये एनुअल प्लान नहीं, ये है आपका प्लान हॉलिडे। आपका 66 से लेकर 69 तक था प्लान हॉलिडे। यहां था आपका रोलिंग प्लान, और ये था आपका एनुअल प्लान। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बेसिकली जो प्लानिंग जो चली है आपकी, तो फर्स्ट प्लान से लेकर जो पहले 3 प्लान हुए थे, उनके बाद 3 साल का गैप आया, फिर 2 प्लान हुए, उसके बाद 2 साल का गैप आया, फिर उसके बाद प्लान आए, फिर 2 साल का गैप हुआ। तो ये जो गैप है ना, कई बार ये भी पूछ लेता है। पहले मैं देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, 1966 से लेकर 69, दूसरा है 1978 से लेकर 80, और तीसरा है 1990 से लेकर 92। ये जो था आपका, ये था हॉलिडे, ये था रोलिंग प्लान, और ये था आपका एनुअल प्लान। ये आपको बस याद रखना है। ठीक है। तो अब हमने प्लान के बारे में देख लिया। गाडगिल योजना थर्ड से जुड़ा हुआ है, और उसमें जो बीच में बेसिकली पूरी प्लानिंग कमीशन में 3 जगह गैप आए थे, वो गैप भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। कब कब ये भी पूछ लिया जाता है कि कब कब हुए थे, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्लान जो गैप था उसका नाम क्या था। फॉर एग्जाम्पल पूछ लेगा प्लान हॉलीडे कब थे, हॉलीडे में दे देगा 66 से 69 दे देगा, या फिर 78 दे देगा, 90 दे देगा। आपको पता है कि यहाँ गैप हुआ है, लेकिन उनका नाम भी, एक का नाम है हॉलीडे, एक का नाम है रोलिंग प्लान, एक का नाम है एनुअल प्लान। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड गांधी जी इस्टेब्लिश दी साबरमती आश्रम, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। देखिए जो ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की बोल रही है, ये है 1916। लेकिन मैंने खुद इसको देखा, गुजरात जो आपका साबरमती आश्रम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मैंने जाकर देखा, और वहाँ ये पाया कि बेसिकली जब गांधी जी आपका साउथ अफ्रीका से आए हैं और यहाँ पर घूमने के बाद में, तो उन्होंने क्या किया, 25 मई 1915 को आश्रम की स्थापना की। 25 मई 1915 को स्थापना की आपका आश्रम की। और ये जो था अहमदाबाद के पास ही, लेकिन जगह दूसरी थी, जगह का नाम था आपका कोचरब एरिया, कोचरब अहमदाबाद में ही। लेकिन फिर इसको कुछ दिन बाद इसको शिफ्ट कर लिया गया साबरमती आश्रम के किनारे पर, और इसकी जो ऑफिशियल जो साइट है, ऑफिशियल साइट पर इसकी डेट है 1915। लेकिन यूपीपीसीएस जो कमीशन है, कमीशन ने आंसर माना है ए 1916। तो ये आपको कंफ्यूजन है। मैंने देखिए जो की है ऑफिशियल की, वो भी आपको बताई है, और साथ ही साथ जो हमारी टीम ने या मैंने खुद से देखा, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि 25 मई 1915 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ द राइस इज सुटेबल फॉर उत्तर प्रदेश, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें सीधा सीधा सा देखिए, मैं इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूं, नाम है IR24, IR24 जो है ये वैरायटी सबसे ज्यादा सुटेबल है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको सीधा सीधा रट लेनी है। ठीक है। अब जो इससे अगला क्वेश्चन है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा सा अच्छा भी क्वेश्चन है, और इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। जब आपने यहाँ पूछ लिया फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हैं, पार्ट 3 में दिए हुए हैं। अब क्या है कि जो संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, वो ये पावर देता है
कि अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है या उल्लंघन हुआ है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपनी उसके पास पावर होती है, उसको वो रिट के द्वारा वो रिट इशू करता है। 5 टाइप की रिट है जिसके द्वारा वो फंडामेंटल राइट को इस्टेब्लिश कराता है, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपका हैबियस कॉर्पस, मेंडामुस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यू वारंटो। तो ये 5 टाइप की रिट है जिनको आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करता है इन ऑर्डर टू रिस्टोर द फंडामेंटल राइट। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो वो डायरेक्ट 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर वो हाई कोर्ट भी जाना चाहे तो 226 के तहत जा सकता है, वो उसकी मर्जी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी ना, पहले भाई आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहां से फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट जाइए। इस मामले में ऐसा नहीं है। अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। 32 के तहत 5 रिट्स हैं जिसको वो इशू करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। इसमें पूछ ले जाए किस आर्टिकल के, तो 32। इसी को कहते हैं, इसी आर्टिकल को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बोलते हैं, एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके दिल और उसकी जो आत्मा है वो है 32। और अगर सिर्फ ये पूछ लिया जाए, ये भी पूछा है पीसीएस ने एक बार कि सोल किसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो है आपका प्रीएम्बल। हार्ट एंड सोल तो है आर्टिकल 32 और सिर्फ सोल है प्रीएम्बल। ठीक है, अब इससे जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड है। तीसरा जो है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वो कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अब इसमें आप जो बाकी जो दूसरे हैं उनको भी देख सकते हैं। ये थे आपके 29th और ये थे आपके 25वें नेवी के चीफ, नेवी चीफ, और ये है आपके 26वें जो है आपके इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो आंसर है इसमें बेसिकली डी। अब यहाँ पर जो है ना कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप देखेंगे जो सीडीएस की पोस्ट है लेटेस्ट कौन है अभी, और तीनों जो डिवीजन है तीनों के चीफ अभी कौन कौन है वो आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। आज की वीडियो हम डिस्कशन उसी पॉइंट पर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एक्सप्लेन करना है। अब एक क्वेश्चन है, ये होप पोर्टल, होप पोर्टल जो है वो किसका इनिशिएटिव है? ये है आपका उत्तराखंड का। और होप पोर्टल बेसिकली है क्या? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर ये पोर्टल है जिसकी शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म है आपके हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। एक है जॉब सीकर और एक है जॉब प्रोवाइडर, तो दोनों का मैच कराते हैं। आप रोजगार देख रहे हो, आपको रोजगार देना है, तो बीच में बेसिकली एक गैप प्रोवाइड करा दे, ये जो गैप को खत्म कर देता है और बताता है कि भैया आप यहाँ पर आकर जॉब देख सकते हो, या अगर आपको टैलेंटेड या इस टाइप की जॉब के लिए लोग चाहिए तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। कुछ स्किल्स के बारे में भी, कुछ उनकी स्किल इंप्रूवमेंट, ये भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उत्तराखंड की ये एप्लीकेशन या जो पोर्टल है उत्तराखंड का है ये। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस? अब देखिए ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्यों जरूरत होती है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा था 2023 वाले एग्जाम में। उसमें पूछा था इनमें से कौन जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा का पार्ट था। यहां पूछा इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए जब आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन को सिर्फ ऐसा नहीं देखना है, अच्छा ये तीनों तो पार्ट थे, अब बाबा रामचंद्र है, आपने देख लिया आंसर कि भाई ये तीनों तो थे, ये नहीं है, तो अब ये भी देखना है ना बाबा रामचंद्र कौन थे। बाबा रामचंद्र ने 1920 में, ये इन्होंने तो बनाई 1918 में यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, इन्होंने बनाई अवध किसान सभा। अवध किसान सभा किसने बनाई? आपका बाबा रामचंद्र ने बनाई। कब बनाई? आपका 1920 में बनाई। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। और बाबा रामचंद्र के बारे में भी हमने देखा, 1920 में उन्होंने एक सभा बनाई, किसान सभा, जिसका नाम था अवध किसान सभा। तो ये भी यूपी से ही है ना, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग है, इन्होंने 1920 में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय
हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया है? आंसर जैसे आपके सामने है डी। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा और देखें तो वो ये है, जो लखनऊ में है उसका क्या नाम है? लखनऊ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो वाराणसी में है, अब आपको यही नहीं, वाराणसी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एक पटना में जो है, पटना का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या यूपी में इनके अलावा भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? क्या यूपी में इनके अलावा भी? तो यूपी में 1 2 3 तो ये हो गए, एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक है आपका फिर गोरखपुर, ठीक है, सॉरी कुशीनगर, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुशीनगर, नोएडा, कुशीनगर, नोएडा, ठीक है, और 3 यहां पर है। और अब यहां पर एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप अगर कोई से भी, जो यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप किसी का भी देखेंगे तो जो ऑपरेटर है वो इंडियन है। लेकिन जो नोएडा वाला है ना, इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो इसकी ऑपरेटर है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपका हो गया महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? अयोध्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे? इसका आंसर है आपका प्रयागराज। लेकिन अब ये चीजें हैं जो बाकी और जो ऑप्शन दिए हुए हैं, बेसिकली देखिए रेलवे के कितने जोन हैं। कहीं मैंने, जैसे इसे मैंने गूगल पे सर्च किया, कहीं पे 19 लिखे हुए थे, कहीं पे 17 लिखे हुए थे। लेकिन मैंने इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको देखा और वहां पे पूरा जो क्लियर कट लिखा हुआ है सब जोन्स के साथ, वो है 16। ठीक है, अब 16 में हमें ये देखना है, ये सच्चाई एक यहां पर है आपका प्रयागराज में और एक गोरखपुर में। यूपी में 2 जो रेलवे जोन है उनका आपका हेडक्वार्टर है, एक प्रयागराज में है, एक गोरखपुर में है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहां भी जो है, यहां भी कोई कोई है क्या? तो नई दिल्ली में भी है, और नई दिल्ली में जो है वो बेसिकली आपका नदर्न रेलवे जो है उसका है। और आप जो है ना 16 को एक सरसरी निगाह से देखेंगे, लेकिन जो यूपी में है आपका, एक प्रयागराज में हो गया, एक गोरखपुर में हो गया, ये आपको सही से याद होने चाहिए। और जो गोरखपुर में है ये है आपका नॉर्थ, ये है नॉर्थ सेंट्रल, ये है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, रेलवे के जोन कितने हैं? टोटल 16 जोन है। 16 में से 2 आपके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक का हेडक्वार्टर है आपका प्रयागराज और एक का हेडक्वार्टर है आपका गोरखपुर। जो प्रयागराज है वो है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर, और जो आपका गोरखपुर है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब हमने 10 क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया। अब देखिए कल ही जो हमने क्वेश्चन किया था यूनानी वाले में, उसमें पूछा था ल्यूकीमिया जो है, बेसिकली उसने बताया था अनकंट्रोल्ड अगर सेल ग्रोथ होती है तो उससे क्या होता है। ऑप्शन दिए थे डायबिटीज, कोलेरा और आपका डिप्रेशन, और एक था कैंसर, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मींस कैंसर। अब यहां सीधा से ये पूछ लिया कैंसर इज कॉज्ड बाय, तो अब अगर कोई ये कहे सर मैं तो प्रीवियस ईयर कर कर आया था लेकिन मुझे नहीं मिल रहे, तो भाई ये होती है प्रीवियस ईयर, ये होती है प्रीवियस ईयर की एनालिसिस। तो अब आपने देखा, अब यहां पे भी जो ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, अनियंत्रित अधिसूत्री एंड अनियंत्रित समसूत्री। तो जो अर्धसूत्री है, अर्धसूत्री है वो है मियोसिस और ये है माइटोसिस। अब जो सेल डिवीजन है, बेसिकली उसमें एक चीज ये बता दूं, सेल डिवीजन 2 टाइप से होता है। एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, MEI मियोसिस। जो माइटोसिस है उसका नाम है समसूत्री, समसूत्री। इसमें क्या है, जो पेरेंट सेल है, सेल का ही डिवीजन होगा। जैसे कि मेरी स्किन सेल है या मेरी लीवर सेल है, मेरी हार्ट सेल है, जो भी मेरी सेल है, वो उससे जो नई सेल बनेगी ना वो उसके एग्जैक्ट रेप्लिका होगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जीन्स डिवाइड हो जाते हैं। एक इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आपका एग
या ओवा अंडा जिसको बोलते हैं, और एक है आपका स्पर्म। इसमें जो है आपके 23 क्रोमोसोम इसमें होंगे, 23 इसमें होंगे, दोनों मिलकर फिर आपका 46 बना देते हैं। यहां ऑलरेडी 46 ही रहेंगे। ठीक है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। तो कैंसर इज कोज्ड बाय, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल वो बिल्कुल सही है कैंसर का। लेकिन अब यहां उसने थोड़ा डेप्थ में अगले स्टेप पे जाके पूछा है, कौन सी सेल? आपका मियोसिस। मियोसिस जो है जेनेटिक सेल, और ये है आपका सोमेटिक यानी कि जो नॉर्मल सेल है। तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस जो है दैट इज उसकी वजह से आपका कैंसर होता है। तो अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन इज द रीजन ऑफ कैंसर। ठीक है, अब अगर आप बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो और आप लोगों को कुछ अपनी साइड से भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप लोगों को कुछ और, जैसे भी एक आप लोगों की बहुत डिमांड है वो है प्रहार मैगजीन, और प्रहार मैगजीन से करंट अफेयर कराना। एक कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं जो आपके करंट अफेयर के लिए घटना जो आई दृष्टि है उसके लिए। अब हमें थोड़ा सा वेट कर रहे हैं भाई, एक टाइम में एक एक चीजें हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे। आप लोग ज्यादा टेंशन ना लें, बस जो आप अपना पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, जो हम दे रहे हैं उसको भी जरूर पढ़िए, और आप देखेंगे कि आपको इससे एग्जाम में काफी फायदा होगा। ठीक है, आपने 11 कर लिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्कीम एंड इट्स रिलेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक है पीएम विश्वकर्मा। पीएम विश्वकर्मा जो है इसके द्वारा आपका स्किल अपग्रेडेशन है। पीएम विश्वकर्मा कौशल उन्नयन, स्किल जो है स्किल को डेवलपमेंट है, स्किल अपग्रेडेशन है। एक है निपुण भारत मिशन, वो है आपका एजुकेशन से रिलेटेड। मुद्रा है आपका एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता, और मुद्रा में जो है बेसिकली 3 टाइप के लोन होते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण, और 10 लाख तक की इसमें लिमिट जो आप इसको देखेंगे। और फिर इसमें क्या है बेसिकली जो मुझे बताना है ना, उज्ज्वला, ये जो है उज्ज्वला स्कीम, ये है आपके एलपीजी कनेक्शन के लिए। किसके लिए? एलपीजी कनेक्शन के लिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो स्कीम है वो मैं आपको बताता हूं, जो मुझे थोड़ी सी यहां बतानी थी। एक थी, पहले था स्कीम में कि हर गांव को बिजली पहुंचानी है, हर गांव को। तो उसके लिए क्या था? दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, हर गांव के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। लेकिन अब जब गांव गांव इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, अब घर घर इलेक्ट्रिफिकेशन। घर घर के लिए था आपका सहज हर घर बिजली योजना, या फिर सौभाग्य, सौभाग्य। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना आपके विलेज लेवल के लिए, और ये है हाउस होल्ड लेवल के लिए, यानी कि घर घर लेवल के लिए है सौभाग्य या सहज हर घर बिजली योजना, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ये होगी आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी से ही जुड़ा यानी कि पावर सेक्टर है, उससे जुड़ी एक और स्कीम है जिसका नाम है उदय स्कीम, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है बिजली की, पावर की, उनको रिवाइव कराने के लिए, उनकी बहुत खस्ता हालत थी, तो उनको रिवाइव कराने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए ये स्कीम आई थी, पीएम जो उदय स्कीम है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु क्रिएटेड ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज कॉल्ड अभिनव भारत? तो अभिनव भारत की किसने स्थापना की थी? वो है आंसर यहाँ पर वीडी सावरकर, रासबिहारी बोस, मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है बेसिकली वीडी सावरकर और उनके भाई जीडी सावरकर, इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1899 में, जिसका नाम था मित्रा मेला। अब इसको 1904 में नाम चेंज कर दिया या अपग्रेड कर दिया, और जिसका नाम था अभिनव भारत। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और चीजें देखते हैं। जो वीडी सावरकर हैं, इन्होंने एक ये किस इंस्पायर थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो इटली के थे माजिनी। इटली के कौन थे? माजिनी। माजिनी का एक ग्रुप था जिसका नाम था यंग इटली। तो यंग इटली से इंस्पायर्ड था अभिनव भारत। अगर आप देखें अभिनव भारत को ट्रांसलेट करें तो वो भी यंग इंडिया, यंग इंडिया सोसाइटी थी ये अभिनव भारत। और ये किससे इंस्पायर्ड थी? इटली के जो माजिनी है उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी आपका यंग इटली, उससे इंस्पायर्ड थी। और फिर इन्होंने वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माजिनीज चरित्र, माजिनीज चरित्र। और उस किताब से मतलब बेसिकली जो गुरिल्ला वारफेयर है उसको लोगों तक पहुंचाया था और अपने जो आइडियाज थे वो उसमें किए थे। तो हम देख सकते हैं 1999 में बनी मित्र मेला, उसको 1899 में 1904 में बनी अभिनव भारत। और ये किससे इंस्पायर्ड थे? यंग मतलब यंग इटली, इटली ऑफ माजिनी। और अगर यहां क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए माजिनी, माजिनी चरित्रा, चरित्रा, माजिनी चरित्रा किसने लिखी थी? तो वो भी वीडी सावरकर ने लिखी थी। ठीक है, तो ये था इसमें। अब हम इस चीज को थोड़ा सा और देखते हैं। अब एक चीज देखते हैं हम, ये हमने देख लिया, अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये है आपका रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो है ये, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मैं एक चीज बताऊंगा, रास बिहारी बोस ने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और एक है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग IIL। और इसकी जो मिलिट्री विंग थी उसका नाम था INA। INA को अल्टीमेटली कौन लीड करते हैं? फिर आपका सुभाष चंद्र बोस। और इसका ही नाम हो जाता है आपका आजाद हिंद फौज। और आजाद हिंद फौज जो है, आजाद हिंद फौज जो है, इसकी जो मिलिट्री जो वुमेन विंग है, मिलिट्री वुमेन विंग है, उसको लीड करती हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन लीड करती है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। वो भी आ गया, हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हम थोड़ा सा रास बिहारी बोस के बारे में जो हमने देखा तो है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाएंगे और एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाएंगे जो कि मिलिट्री विंग है किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। अब इसमें हम थोड़ा सा एक दो फैक्ट जो है इनके बारे में और देखेंगे। एक है दिल्ली लाहौर, एक तो अलीपुर बॉम्ब ब्लास्ट केस, और एक है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? लॉर्ड हार्डिंग जो है उसके ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है। अल्टीमेटली उसकी तो डेथ होती नहीं है, उसका जो महंत था, हाथी पे बैठा होता है, उसका जो महंत था वो बचा लेता है। और इसके द्वारा फिर ये केस चलाया जाता है जिसका नाम है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और एक फिर हुआ था आपका 1900, ये है 11 की बात, 1908 में एक था अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस में एक जो था डगलस, एक जो अंग्रेज में उसका पोजीशन में भूल रहा हूं, डगलस, और उसके ऊपर दो पर्सन थे। एक खुदीराम बोस, मुझे बोस से जो है ना इसलिए मैं बस बोल रहा हूं। एक है खुदीराम बोस और एक है प्रफुल्ल कुमार चाकी। इन दोनों ने मिलकर 1908 में डगलस के ऊपर बॉम्ब फेंका और उसमें भी उसकी खैर डेथ नहीं हुई, बल्कि साथ में दो लेडीज थी, उनकी डेथ हुई। और फिर क्या हुआ, प्रफुल्ल कुमार चाकी ने तो अपने सुसाइड कर लिया था और खुदीराम बोस को अरेस्ट किया गया, ट्राई किया गया और फिर एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, तो ये बस मेरे बोस से जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन थी, तो इसलिए बस मैंने खुदीराम बोस वाला पॉइंट लगाया यहाँ पे। रास बिहारी बोस जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई और कहां पे बनाई? जापान, टोक्यो। इसकी मिलिट्री विंग थी इंडियन नेशनल आर्मी। और इंडियन नेशनल आर्मी को अल्टीमेटली कौन फिर रीऑर्गेनाइज करते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इसका नाम हो जाता है आजाद हिंद फौज। और आजाद हिंद फौज में एक जो मिलिट्री विंग थी, वुमेन मिलिट्री विंग,
उसको लीड करती हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल, और ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर और जो विंग का नाम था वो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए सी सेट का है, बहुत इजी है, इसे अभी हम छोड़ देते हैं। सीडलेस वैरायटी ऑफ पूसा इज ए सीडलेस वैरायटी ऑफ गुआवा, ये भी बिल्कुल एकदम फैक्चुअल है, आप इसको याद कर लीजिए। अब हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर अभी थोड़ा इस पे आगे भी क्वेश्चन है, और हो सकता है पीसीएस में और डिटेल में पूछा जाए, क्योंकि अभी पिछले साल ही इसका बिल आया था और उससे पहले इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था। तो हम जजमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था किस केस में? अरुण बर्नवाल, अरुण बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई देखिए, जो इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो उसको सिलेक्ट करने के लिए जो कमेटी है, जो कोलेजियम है, कोलेजियम में 3 लोग होंगे। एक तो होंगे पीएम, दूसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि ये एक टेम्परेरी मैकेनिज्म है, जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून ना लेकर आए। इसके बाद आपका पार्लियामेंट एक्ट लेकर आती है, इलेक्शन कमीशन इंडिया अपॉइंटमेंट, उस वो एक्ट आप देख लीजिएगा। उस एक्ट में जो गवर्नमेंट लेकर आई उसने बताया पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस एनी यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। अगर यहां क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए फंसाने के लिए आपको कि उसके जो मेंबर होते हैं कमेटी के, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड होम मिनिस्टर, तो वो गलत है। अगर वहां क्वेश्चन आ जाए पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो वो गलत है। एनी यूनियन मिनिस्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये है आपका प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये अब इसका प्रेजेंट मैकेनिज्म है। इसको मेंस के टाइम में देखेंगे इसका क्या क्रिटिसिज्म है, कैसे है। ये रेकमेंड करेंगे, ये कॉलेजियम का पार्ट है, ये रेकमेंड करेंगे और अल्टीमेटली अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 53 के तहत ये आपके प्रेसिडेंट की ही पावर है कि वो अपॉइंटमेंट, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन जो कॉलेजियम है उसमें है आपका प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, ये कितनी बार पूछा गया है, तो आप मतलब मेरे ख्याल से गिनती भूल जाएंगे कि जितनी बार यूपीपीसीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो ये हो गया आपका। बाकी दूसरा है 18वां क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन इंडिया। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत में किस शहर ने की थी? वो था आपका वाराणसी। और इसमें और भी मीटिंग्स हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जो है ना, पूरी G20 पे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खास करके जो यूपी में मीटिंग्स हुई थी उनको आप ज़रूर देख लें कि यूपी में कौन कौन सी मीटिंग हुई थी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी सी सेट का है, इसको भी हम छोड़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपसे बता रहा था, what was the name of the female regiment constituted by नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज ए पार्ट ऑफ आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के एक हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी झांसी। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, रानी झांसी जो रेजिमेंट का नाम था। अब मैं बता रहा हूं रेजिमेंट को लीड कौन कर रहा था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने लीड किया था। और इनके बारे में एक फैक्ट बताता हूं, ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या हुआ जब 2002 में जो एनडीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट किया अब्दुल कलाम आजाद, जो साइंटिस्ट है या फॉर्मर, अब तो यही कहेंगे कि पुराने प्रेसिडेंट, तो एपीजे अब्दुल कलाम को नॉमिनेट किया, मतलब अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। तो जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस है या यूपीए जो अलायंस है, वो लेकर आई कैप्टन लक्ष्मी सहगल को।
तो जो अपोजिट में थे, एक तरफ आपका एपीजे अब्दुल कलाम और एक तरफ कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसकी लीड थी, रानी झांसी उसका नाम था, जो फीमेल विंग थी उसका। ठीक है, अब द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट यूनिट्स आर इक्वल, तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इकाइयों का मान समान होता है। अब बेसिकली इसको अगर हम देखें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे आंसर है इसका -40, लेकिन -40 आता कैसे है? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये फॉर्मूला है जो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ -40 रख के देखिए, -40, अभी हम दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं भाई, -40 प्लस 32, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर से तो ये हो जाएगा आपका -200, ये हो जाएगा आपका इसमें इसकी मल्टीप्लाई 336 माइनस में, अब ये नीचे वाले जब उधर जाएगा तो इसकी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा आपका 160 प्लस 160, अब ये इसमें से घटेगा तो ये बचेगा -200, इधर भी है -200, तो देखिए दोनों तरफ वैल्यू बराबर हो गई। तो -40 वो वैल्यू है जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। वैसे इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बच्चे हैं उनकी वजह से बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है, द मिल्क ऑफ विच ऑफ दीज हैज हाई फैट कंटेंट, जो मतलब इनमें से किसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो भैंस का दूध है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि बच्चे को गाय का दूध पिलाइए, उसकी एक वजह है कि गाय के दूध में फैट कम होती है, उसका डाइजेशन आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ए आंसर। द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखिए ये बड़ी ही अच्छी चीज उन्होंने पूछा कि दोनों को ही साथ दे दिया है। अगर चिल्का दिया है तो चिल्का इज द लार्जेस्ट, अगर चिल्का नहीं होती तो सांबर होती। यहाँ एक और मतलब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, लार्जेस्ट इनलैंड, लार्जेस्ट इनलैंड यानी कि जो जमीन जो कंट्री के अंदर है, जमीन के बीच में है, वो लेक कौन सी है? तो वो है आपकी सांबर। लेकिन जो चिल्का है वो बाहर ओशन से भी मिल रही है, तो बाहर कनेक्शन है उसका। तो आपका जो सैलाइन वाटर की जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इज चिल्का। सांबर अगर चिल्का नहीं है तो दूसरे नंबर पे आपकी सांबर हो जाएगी। ठीक, तीसरा जैसे मैंने आपसे बताया था कि सी सेट के 3 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है भाई बहुत ज्यादा फैक्चुअल। अब ना तो इतनी सारी चीजें आप याद रख सकते हैं और ना ही मैं ये कहूंगा कि आपको याद रखनी चाहिए। 2 एक्ट हैं जो मैं कह सकता हूँ मुजबानी आपको याद हो सकते थे, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो आया था वो 2013 में, और जो रेरा एक्ट है जिससे आपका जो बिल्डिंग्स है उसका खास करके जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसका रेगुलेशन के लिए वो था 2016 में। ये दोनों मुझे नहीं पता, और मैं कहूँगा कि अगर मैं गैस वर्क करता तो कुछ भी मेरे गलत होने के चांस थे। ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत टफ क्वेश्चन में से है ये। इसका आंसर जो है वो है 2011, सी इसका आंसर है, और ये 2004 में नहीं 2011 में ये एक्ट आया था। अब इस तरह से तो देखिए यूपी के अगर आप एक्ट देखने लग गए तो भाई ना जाने कितने होंगे, सैकड़ों की तादाद में होंगे, तो सब वो सब नहीं है। लेकिन हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स आप देख सकते हैं, जो आपको जो न्यूज़ में है उनको भी देख सकते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, फैक्चुअल है 746 वाट, यानी कि 746 वाट के बराबर एक हॉर्स पावर एक अशुभ शक्ति समतुल्य है आपके 746 वाट के। अब इसमें ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट पेयर। अब इसने पूछा, स्टेट दिया है, कैपिटल दी है। हमेशा से जो है ना जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट किसी ना किसी तरह से पूछा ही जाता है, चाहे स्टेट का अलाइनमेंट पूछ लेगा, नॉर्थ टू साउथ पूछ लेगा, ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा, कैपिटल पूछ लेगा, जैसे अब हमने पहले देखा था पासिस पूछ लेगा, माउंटेन रेंज पूछ लेगा। तो वहाँ अनगिनत क्वेश्चन है वहाँ पढ़ने के लिए। अब हम देखते हैं कैपिटल के बारे में। नागालैंड की है कोहिमा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी त्रिपुरा की है अगरतला, और आपकी अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। जो मिजोरम की है, मिजोरम की है एजवल, AIZAWAL, एजवल। और जो इम्फाल है, इम्फाल है आपकी मणिपुर की। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो 2 और बचे हुए हैं आप सिक्किम की देख लेंगे, कोहिमा सिक्किम की देखेंगे,
गैंगटोक, और आप जो है मेघालय, शिलोंग, और आसाम गुवाहाटी। तो ये सारे के सारे आप देख लीजिएगा एक बार, और हो सके तो मैप में देखिएगा कि जो स्टेट नहीं, आपका कैपिटल भी नॉर्थ साउथ अगर अलाइन करके देखें कि सबसे ऊपर कौन सा है, उसके नीचे कौन सा, उसके नीचे कौन सा है, जरूर देख लिए। बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है और बहुत टफ भी है, ऐसा नहीं है हर कोई कर लेगा इसको। स्टेट का फिर भी कर लेगा, लेकिन कैपिटल का बहुत मुश्किल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु बैक्टीरिया है? राइजोबियम, अजोला, अजोटोबैक्टर एंड सीडोमोनास। इस पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए अभी मेरे पास मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा, तो इसमें सीधा से आपका सीडोमोनास। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ जो बाकी है, राइजोबियम जो है, जैसे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि भाई नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, वो है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, और उसको जो यूज किया जाता है वो किया जाता है नाइट्रेट की फॉर्म में। नाइट्रेट, ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस ने पूछा है कि किस फॉर्म में जो प्लांट है वो आपके नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो है नाइट्रेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, राइजोबियम जो है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, अजोला भी और अजोटोबैक्टर भी। इसके ऊपर मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर कि कौन कैसे कैसे काम करता है। दो तरह से होता है, एक तो सिम्बायोटिक यानी कि जो चिपके हुए होते हैं एक दूसरे को फायदा, एक फ्री लिविंग, कुछ कहते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिसको बोलते हैं एनारोबिक, और कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिसको बोलते हैं एरोबिक। तो इस पर हम डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल हम यही क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मैनी फेजेस द इलेक्शन ऑफ 18th लोकसभा वर कंडक्टेड, तो वो थे 7 फेज में। अब मैं अगर इसको क्वेश्चन को यहाँ बदल दूं कि कितनी फेज में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, तो वो भी 7 फेज में हुए थे। उत्तर प्रदेश में भी 7 फेज में, और ऑल ओवर इंडिया भी 7 फेज में हुए थे। द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन इन 1976 टुक प्लेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, देखिए 1976 में बेसिकली ये है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पर। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? आपका 42nd अमेंडमेंट था। और इसमें ना सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज बल्कि अगर आप देखें ट्राइब्यूनल्स के बारे में, ट्राइब्यूनल्स उसके भी ऐड किया गया था, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B, इन दोनों को भी इसी के द्वारा ऐड किया गया था। अब जो थी उस टाइम में जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 10 थी, उसको फिर बाद में 11 कर दिया गया। 11 जो हुई वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A में ये गिवन है। ये तो आपने देख लिया स्वर्ण सिंह के बारे में। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि बाकी सब क्या है। तो जो मुदलियार है, मुदलियार एक तो थी कमेटी, एक थी कमीशन। कमीशन और कमेटी दो बार बनी है ये। कमीशन थी आपकी 1952 में, और ये बनी थी आपकी 1962 में। ये है आपकी सेकेंडरी कमीशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, पहले कमीशन बनी है 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और ये जो है आपकी 1962 में बनी। और 1962 में जो थी बेसिकली इसका है, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ये जो था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ये हो गया आपका मुदलियार कमीशन 1952 में, जो कि है सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, सेकेंडरी एजुकेशन। यही इस क्वेश्चन को बहुत टफ बनाना चाहते तो ये कर देते, क्रोनोलॉजी पूछ लेते, इनमें सबसे पहली कौन सी, सबसे आखिरी कौन सी, या 1 2 3 करके वो क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते थे। तो ये हो गया आपका मुदलियार। और आप है एक है तारकुंडे। तारकुंडे जो है वो बेसिकली है इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड, किससे? इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है। और ये कब आई थी? आपका 1974। कब थी? 1974 में इसको स्टैब्लिश किया था तारकुंडे को। एक है थुंगन कमेटी, जो थुंगन है, थुंगन समिति, ये बनी थी 1988 में।
और इसकी डिमांड थी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पीआरआईज, यानी कि थुंगन अगर हम देखें थुंगन का 1988, और इसने कहा था जो पीआरआई है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है, इनको संवैधानिक स्टेटस दिया जाए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, जिसके बाद में आपका अल्टीमेटली उन लोगों को दिया गया 73rd और 74th के द्वारा लोकल बॉडीज ऑफ रूरल एरियाज पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल बॉडीज को 74th के तहत आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो कि आपके उत्तर प्रदेश का जो पेपर हुआ है आपका नर्सेज के लिए आयुर्वेदिक, उनमें जो 30 क्वेश्चन है, आपने देखा कुछ क्वेश्चन यहाँ भी रिपीटेड हैं और हमने क्वेश्चन से जुड़ी हुई और भी चीज़ें देखी एक के साथ दूसरी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप कुछ सीखेंगे, और अभी जो और भी पेपर है हम लगातार उनकी भी वीडियो लेकर आएंगे। आप बस इसे देखते रहिए, सीखते रहिए, और जो आप लोगों को लगे कुछ कमी है वीडियो में, आप वो हमें ज़रूर बताइए, बिल्कुल ओपनली बताइए। आप कमेंट करेंगे, जितना भी नेगेटिव कर सकते हैं आप कीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा, देखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इसको देखते रहे और सीखते रहे, और कुछ कमी हो तो उसको भी ज़रूर बताते रहें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।